हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी रीनीट की तैयारी? थोड़ा डर लग रहा होगा, थोड़ी घबराहट हो रही होगी। डरना नहीं है, घबराना भी बिल्कुल नहीं है। डर के आगे क्योंकि जीत है। तो हेलिक्स इंस्टीट्यूट आपकी स्टडीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है, जिसके सॉल्यूशंस हर टेस्ट के बाद हेलिक्स के चैनल पर अवेलेबल होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये टेस्ट के सॉल्यूशंस भी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बैटरी का ईएमएफ जो है दैट इज 12 वोल्ट एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। हमें निकालना है मैक्सिमम करंट गिवन बाय द बैटरी। तो मैक्सिमम करंट तब होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन ही नहीं है, तो मैक्सिमम करंट क्या आ जाएगा बच्चे? EMF divided by internal resistance. EMF is given as 12 volt, internal resistance 0.4 ohm. सॉल्व करेंगे, रिजल्ट विल बी 30 एम्पियर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में मूव कर है जिसकी रेडियस 1 मीटर है एंड इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो दैट इज गिवन बाय t एंड हमें इसकी रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है t इक्वल 2 सेकेंड पर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एंड क्योंकि ये वेरिएबल है तो हमें इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो dv इज t dt। v की लिमिट्स आ जाएगी 0 से v, टाइम की लिमिट्स आ जाएगी 0 से 2। इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या आएगा? v इक्वल टी स्क्वायर बाई 2, तो दैट इज 4/2। लिमिट्स डालने के बाद दैट विल गिव यू 2 मीटर पर सेकेंड। अब रेडियल एक्सेलरेशन का रिजल्ट क्या होगा? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का v स्क्वायर बाय r। तो v की वैल्यू 2, रेडियस की वैल्यू 1 गिवन है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर इज 4। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में क्या है बच्चे? हमें y दिया हुआ है 32.3 इंटू 1125 बाई 27.4। जब भी आपकी मिक्स्ड कैलकुलेशन होती है हमें स्टेप बाय स्टेप राउंडिंग ऑफ नहीं करनी होती है। इंटरमीडिएट स्टेप्स की सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए हम लास्ट स्टेप पर राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में टोटल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर देखा जाता है। तो यहाँ पर 3 के हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए क्योंकि 3 लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इस 3 इसकी 3 नीचे की जब इनको डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर अगर हमें बनानी है, क्योंकि यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, क्योंकि ये नंबर जो है 5 से बड़ा है, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा? 1330, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। सो आंसर इज 4th वन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। इसमें क्या कह रहा है बच्चे? 2 पर्सन जो है बोर्ड पर खड़े हैं एंड एक पर्सन का वेट जो है 55 kg है एंड दूसरे का जो वेट है दैट इज 65 kg। अब ये 55 kg वाला पर्सन जो है इसके पास जाता है और यहीं बैठ जाता है, तो उसमें हमें पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जब भी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यहाँ पर ये बंदा जो है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आगे जाएगा, एज अ रिजल्ट फ्रिक्शन जो है बोर्ड पर पीछे की तरफ लगेगा। तो सिस्टम पर जो नेट फोर्स है 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू m यूनिट्स। हमें इसमें लीस्ट काउंट निकालना है 1 ईयर कैलिपर का, जिसमें मेन स्केल की n डिवीजन जो है दैट इज सेम एज n+1 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चे? लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 1 ईयर स्केल डिवीजन। अब इसमें गिवन है कि n मेन स्केल डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू n+1 1 ईयर स्केल डिवीजन। तो 1 1 ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आ जाएगी?
n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें लीस्ट काउंट के रिजल्ट में, दैट विल गिव यू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो रिजल्ट क्या आएगा? लीस्ट काउंट विल बी n+1 minus n, result will be giving you 1/n+1 मेन स्केल डिवीजन। अब एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू m यूनिट्स है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट विल बी m/n+1 यूनिट्स। अच्छा क्वेश्चन है और इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन जनरली नीट में आ भी जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन, 1 mole of an ideal gas at temperature T was cooled isochorically till the gas pressure fell from P to P/n। तो पहले गैस जो है आइसोकोरिक प्रोसेस फॉल कर रहा है, जिसके लिए हम क्या बोलेंगे बेटा? P प्रोपोर्शनल टू T। क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में P प्रोपोर्शनल टू T है एंड प्रेशर जो है P से P/n फॉल किया है, तो सेम वे टेम्परेचर भी T से T/n फॉल करेगा। फिर कह रहे हैं कि T/n से हम वापस T पर ले आए आइसोबारिक प्रोसेस फॉलो करते हुए, तो हमें टोटल हीट अब्जॉर्ब बाय द गैस कैलकुलेट करनी है। अब टोटल हीट अब्जॉर्ब बाय द गैस कैसे लिखोगे? फर्स्ट आएगी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए NCV डेल्टा T, फिर आएगी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए NCP डेल्टा T डैश। तो यहाँ पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 गिवन है, 1 इंटू CV। पहली प्रोसेस में टेम्परेचर T से T/n फॉल किया, तो फाइनल टेम्परेचर T/n इनिशियल T। सेकेंड प्रोसेस में टेम्परेचर वापस से T पर आ गया, तो फाइनल T है इनिशियली T/n। तो अगर T माइनस T/n यहाँ पर हम कॉमन निकालें, रिजल्ट आ जाएगा T माइनस T/n CP माइनस CV विच इज़ डिफाइंड एज R। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? T भी मैं कॉमन निकाल रही हूँ, RT 1 माइनस n की पावर -1। तो आंसर विल बी 4th। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। इसमें बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है एंड मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एंड दे आर आस्किंग कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ फर्स्ट T टाइम इंटरवल, सेकेंड T टाइम इंटरवल और थर्ड T टाइम इंटरवल में क्या होगी उनकी रेशो। तो क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आप ut प्लस हाफ AT² लगा सकते हो। तो रेस्ट से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट T टाइम इंटरवल में आप डिस्टेंस लिखोगे हाफ AT²। फिर सेकंड में अगर आप देखोगे इसके एंड पर जो स्पीड बन जाएगी वो आ जाएगी 8T। पहले T टाइम इंटरवल में U0 से स्टार्ट हुआ था तो S1 ये था, और यहाँ पर इसके एंड पे स्पीड क्या आ गई? U प्लस 80 से 80। फिर नेक्स्ट T टाइम इंटरवल में अगर हमें देखना है, इसमें डिस्टेंस हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? S2। S2 की वैल्यू हम क्या डिफाइन करेंगे बच्चे? अब यहाँ इसकी जो स्पीड है इनिशियली दैट इज़ 80 इंटू T प्लस हाफ AT²। सो दिस इज 3/2 AT²। सेम वे अब सेकेंड डिस्टेंस के एंड पर जो स्पीड होगी वो आएगी बेटा U0 ही है, हम बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग से कंसीडर कर रहे हैं, और टोटल टाइम इंटरवल यहाँ तक 2T हो चुका है, तो U प्लस 80 से 280 हमारे पास इसकी स्पीड आ गई। अब इस नेक्स्ट थर्ड T टाइम इंटरवल में हम डिस्टेंस जो डिफाइन कर रहे हैं दैट इज S3। S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब इनिशियल स्पीड बन गई 280 इंटू T प्लस हाफ AT²। तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना रिजल्ट आ जाएगा? 5/2 AT²। तो डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? हाफ AT², 3/2 AT², 5/2 AT²। This will give you 1:3:5 in odd numbers ratio. This is also called Galilei law of odd numbers. Very good question. 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? पर्सन जो है बॉय जो है एक स्टेशनरी लिफ्ट में खड़ा है बच्चे, ऐसे स्टेशनरी लिफ्ट में खड़ा है और
बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ये लिफ्ट जो ऊपर से ओपन है। तो ये कह रहे हैं कि बॉल को जब इनिशियल स्पीड 49 मीटर पर सेकंड से फेंका तो कितने टाइम में बॉल जो है उसके हैंड में आ गई। तो यहाँ पर लिफ्ट का होना या ना होना कोई अफेक्ट नहीं डाल रहा है। मेनली पर्सन ने जो है बॉल को ऊपर की तरफ फेंका यू स्पीड से, तो कितने टाइम में वो वापस आएगा हमें वो देखना है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो ही है, तो दिस गिव्स द रिजल्ट ऑफ टाइम ऑफ लाइट फॉर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसका रिजल्ट हम क्या डिफाइन करते हैं 2u/g। u आपको गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड एंड g की वैल्यू 9.8, सॉल्व करोगे रिजल्ट आ जाएगा 10 सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा आपके सूडो फोर्स के कंसेप्ट को। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पर्सन जो है लिफ्ट में खड़ा है एंड लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप विद एन एक्सेलरेशन a1। तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन हमें a1 गिवन है एंड दूसरा पर्सन जो है कार में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a2। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ऑब्जर्व्ड बाय लिफ्ट पर्सन विल बी। तो जो भी ऑब्जर्वर होता है, अगर वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ता है अगर वो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करे। तो ये पर्सन गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उस पर सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, इसकी एक्सेलरेशन के एग्जैक्टली अपोजिट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, एंड दैट विल बी इक्वल टू ma1। Now let's see next one. इसमें क्या गिवन है, 2 moles of monatomic gas follows a cyclic process as shown. Temperature at points A, B, C, D are given as 400 Kelvin, 800 Kelvin, 1600 Kelvin and 800 Kelvin. Work done per cycle हमें कैलकुलेट करना है। A पर है 400 केल्विन, B पर है 800 केल्विन एंड C पर है 1600 केल्विन एंड D पर है 800 केल्विन। अब A से B प्रोसेस जो है P प्रोपोर्शनल टू T है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हुई। B से C आइसोबारिक है, C से D अगेन आइसोकोरिक, DA इज आइसोबारिक। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है और आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन हम क्या डिफाइन करते हैं, P डेल्टा V और NR डेल्टा T। तो यहाँ पर अगर हम BC प्रोसेस के लिए वर्क डन देखें या पूरा प्रोसेस का देख लेते हैं, ABCDA। AB आइसोकोरिक होने की वजह से 0 वर्क डन देगा, BC का NR डेल्टा T लगाएंगे, CD इज अगेन 0 ड्यू टू आइसोकोरिक प्रोसेस एंड DA में अगेन हम आइसोबारिक का NR डेल्टा T रिजल्ट लगाएंगे। तो 0 प्लस N 2 हो गए, R डेल्टा T। अब डेल्टा T कितना आ जाएगा, 1600 माइनस 800 दैट इज 800। CD का 0, DA में क्या आ जाएगा बेटा, NR। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 400 और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 800। तो 400 माइनस 800 कितना आएगा, माइनस 400। तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से, 1600 R माइनस 800 R, रिजल्ट इज 800 R। R की वैल्यू 8.314 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी 6.6 किलो जूल। वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन दिखा रहा है, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 2 graphs of same projectile motion which is projected in xy plane are shown। ठीक है, इसमें Vy जो है टाइम के साथ वेरी कर रही है, इसमें Vy जो है x डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है।
हमें इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। तो जहाँ वर्टिकल स्पीड 0 होती है, अगर प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम देखें, यहाँ पर वी वाई 0 होती है। तो वी वाई जहाँ 0 होती है वहाँ पर ये टाइम जो होगा वो टाइम ऑफ एसेंट होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट इज गिवन हियर एज हाफ सेकेंड, और टाइम ऑफ एसेंट हम क्या डिफाइन करते हैं, यू साइन थीटा बाय जी। अब जहाँ पर वी वाई 0 होता है वहाँ एक्स का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेंज का हाफ। तो ये जो 2 मीटर गिवन है दैट इज गिवन एज हाफ ऑफ रेंज। तो हमारे पास रेंज का हाफ इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, 2। तो रेंज की वैल्यू हम क्या डिफाइन करेंगे, 4 मीटर। अब टाइम ऑफ एसेंट जो था दैट इज हाफ, और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं यू साइन थीटा बाय जी। तो यू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, g/2 5 मीटर पर सेकेंड। सेम वे रेंज का रिजल्ट होता है बेटा u cos थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज डबल ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। तो वो आ जाएगा 2 इंटू हाफ दैट इज 1। तो u cos थीटा कितना आ रहा है यहाँ से 4। अब अगर हमें स्पीड निकालनी है तो इन दोनों को हम स्क्वायर करेंगे एंड ऐड करेंगे। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू यू स्क्वायर, और यहाँ से राइट हैंड साइड को स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 16 इट इज़ गोइंग टू गिव यू 41। तो यू आ जाएगी √41 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस T टेम्परेचर पर R गिवन है एंड इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है दैट इज अल्फा। स्फीयर को अगर हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर डेल्टा T से तो इंक्रीज इन वॉल्यूम देखना है। अब यहाँ पर हमें पता है V की वैल्यू है 4/3 पाई r³। डिफ्रेंसिएशन से हम बता सकते हैं कि dV/V क्या आ जाएगा, स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से 3dr/r। अब यहाँ पर dr/r क्या लिखा जा सकता है बेटा, लीनियर एक्सपेंशन के हिसाब से dl/l होता है अल्फा डेल्टा t। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऐसे ही ये आ जाएगा 3 अल्फा डेल्टा t या dt। इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात की जा रही है तो dv की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 अल्फा dt इंटू v, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r³। तो 3 अल्फा डी टी इंटू 4/3 पाई r³ अगर हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल, इट इज़ गोइंग टू गिव यू 4 पाई अल्फा r³ dt। सो आंसर इज 4th ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक को हम प्रेस कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स F एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू। जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन पर क्या अफेक्ट होगा। तो जैसे ही अगर हम इसको फोर्स को लगाएंगे, इसका अगर ब्लॉक का हम FBD बनाएं तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पर, mg नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन की वैल्यू हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है बच्चे। अब इस केस में जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन विल इंक्रीज, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो ये बैलेंस हो रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम क्या बोलेंगे बच्चे, F के बराबर। F बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू हम नहीं डिफाइन कर सकते जब तक हमें पता नहीं है कि ये मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन वी कैन डिफाइन हियर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है बेटा, म्यू एन, एंड क्योंकि एन बढ़ रहा है तो इसलिए म्यू कांस्टेंट होने की वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो आंसर विल बी 4th ऑप्शन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जो है इसमें 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस जो है वो गिवन है एंड दैट इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस PV³ इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है 10 डिग्री सेल्सियस।
अब इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन का रिजल्ट हम क्या डिफाइन करते हैं, एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस 6 इफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस पी वी एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट। तो ये अडियाबेटिक प्रोसेस के जैसा ही रिजल्ट हो जाता है, वहाँ पी वी गामा इक्वल कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पी वी एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट है, तो एक्सप्रेशन सेम सा है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई कंपेयर करने पर 3, तो इफ़ वी यूज़ x इक्वल 3 तो वर्क डन का रिजल्ट क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, r डेल्टा टी हमें दिया बेटा डिक्रीजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अगर हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू यूज़ माइनस साइन, -10, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 r -10 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 3, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू -10r बाई -2, सो आंसर इज 5r। फिफ्टींथ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, टू सॉलिड्स A and B of masses 2 kg and 3 kg respectively are moving with equal linear momentum. रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी हमें देखनी है। अब मोमेंटम की टर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m। क्योंकि मोमेंटम सेम है तो उस बेसिस पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ A divided by kinetic energy of B will be equal to mb by ma, जिसमें B का मास गिवन है 3 kg, A का मास गिवन है 2 kg, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/2। 16 क्वेश्चन में क्या है बच्चे, साउंड वेव जो है पास थ्रू द ट्यूब इन एज शोन इन द फिगर, हमें मिनिमम रेडियस निकालनी है ताकि लाउड साउंड हर्ड हो ओ पॉइंट पर। अब यहाँ पर साउंड जो है 2 रास्तों से ट्रैवल करेगी, एक सीधा एक यहाँ से। तो जब भी वेव 2 अलग अलग पाथ लेंथ ट्रैवल करते हुए एक पॉइंट पर मिलती है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। अब क्योंकि लाउड साउंड सुननी है तो दिस इज रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये लेंथ बड़ी है, दिस इज πr, नीचे वाली लेंथ हो जाएगा डायमीटर, दैट इज 2r इक्वल टू एन लैम्डा। क्योंकि मिनिमम रेडियस पूछी गई है तो n की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मतलब ये फर्स्ट मैक्सिमा ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो फॉर r मिनिमम, r मैंने कॉमन निकाल लिया है, ये आ जाएगा इंटू π-2 इक्वल लैम्डा। तो मिनिमम रेडियस की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, लैम्डा बाय π-2। सॉल्व करेंगे अगर हम इस रिजल्ट को, रिजल्ट विल बी 35 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए इसमें क्या कह रहा है, बॉब जो है सस्पेंड किया हुआ है लाइट स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ L है, इसको मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी A पर दे रहे हैं ताकि जस्ट सर्कल कंप्लीट करे। तो जस्ट सर्कल जब भी कंप्लीट करते हैं उसमें यहाँ अगर हम स्पीड दे देते हैं √5gl, यहाँ स्पीड आएगी बेटा √3gl और यहाँ स्पीड आ जाएगी √gl। तो अंदर रूट के 2 के फैक्टर से स्पीड कम होती जा रही है, वापस आते हुए बढ़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ अगेन √3gl। दीज आर द स्पीड्स एट दीज पॉइंट्स सो दैट इट जस्ट कंप्लीट्स सर्कल। अब पूछा जा रहा है इस पर काइनेटिक एनर्जी की रेशियो A पॉइंट पर एंड B पॉइंट पर। बहुत आसान बन गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो अब हम आसानी से डिफाइन कर ही सकते हैं। तो हाफ mva² बाय हाफ mvb² अगर कैलकुलेट करेंगे क्या रिजल्ट आएगा बच्चे, हाफ m तो कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, va² की वैल्यू बन जाएगी 5gl एंड vb² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी gl। तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:1।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रिक्वेंसी अगर 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी? हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर हम इनपुट ऐसे अप्लाई करते हैं एसी का, तो जो हमें आउटपुट ऑब्टेन होता है बेटा वो इस तरीके से ऑब्टेन होता है। तो देखा जाए तो जब जितने टाइम इंटरवल में इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है उतने ही टाइम इंटरवल में इसका भी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट विल बी सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो आंसर विल बी 60 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन बोल रहा है। कंसीडर अ प्लैनेट इन सम सोलर सिस्टम विच हैज़ अ मास डबल द मास ऑफ अर्थ। प्लैनेट का मास अर्थ के मास का डबल है एंड डेंसिटी जो है अर्थ की और प्लैनेट की बराबर ही है। दे आर आस्किंग कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सरफेस पर W है तो प्लैनेट के सरफेस पर उसका वेट क्या होगा। अब यहाँ से ना हम वॉल्यूम कंपेयर करके रेडियस निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई प्लैनेट की रेडियस का क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी तो सेम है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4/3 पाई आर अर्थ का क्यूब इंटू डेंसिटी। तो इफ़ यू सी रेडियस ऑफ प्लैनेट यहाँ से कितना आ जाएगा, ट्वाइस 2 का क्यूब रूट टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। अब वेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से ही बदल रहा है यहाँ पर, तो ग्रेविटी का रिजल्ट क्या होता है बेटा, Gm/r²। क्योंकि यहाँ पर या आप डेंसिटी वाले रिजल्ट से भी सीधा कंपेयर कर सकते हैं, वहीं से ले लेते हैं। मास की वैल्यू डालोगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट। अब डेंसिटी सेम है, रेडियस जो है वो 2 के क्यूब रूट के फैक्टर से बढ़ रही है प्लैनेट पर, तो इसी के बेसिस पर अगर आप ये अर्थ की अगर हम माने तो प्लैनेट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस जो है दैट इज़ 2 की पावर 1/3 RE। तो हमारे पास इसलिए वेट क्या हो जाएगा प्लैनेट के सरफेस पर 2 की पावर 1/3 W। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल जो है 37 डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा गया है, जिसमें टॉर्क की वैल्यू गिवन है 12 न्यूटन मीटर एंड हमें चार्ज ऑन द डायपोल निकालना है अगर डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो टॉर्क का रिजल्ट हम क्या डिफाइन करते हैं बेटा, P क्रॉस E या P साइन थीटा। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड गिवन है तो वही लिखा है हमने, जिसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू आप क्या लिखोगे, चार्ज मल्टीप्लाइड विद लेंथ ऑफ डायपोल। लेंथ ऑफ डायपोल गिवन है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁵ इंटू साइन 37। तो साइन 37 इज 3/5 = 12। तो इफ़ यू सॉल्व दिस रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, Q इंटू ये आ जाएगा 4 × 3 = 12 इंटू 10⁵/5 = 12। तो रिजल्ट यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, Q की वैल्यू आ जाएगी 5 मिली कूलम। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन 21 में क्या कह रहा है बेटा, टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मॉडल एयरप्लेन के लिए क्या बोल रहा है, विंड स्पीड जो है अपर सरफेस ऑफ विंग और लोअर सरफेस ऑफ विंग पर 70 मीटर पर सेकेंड एंड 65 मीटर पर सेकेंड गिवन है। विंग एरिया भी गिवन है, हमें डायनेमिक लिफ्ट विंग का निकालना है। अब डायनेमिक लिफ्ट का जो रिजल्ट हम डिफाइन करते हैं दैट इज़ डिफाइंड एज प्रेशर इनटू एरिया, एंड यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस का रिजल्ट आएगा वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाफ बर्नौली थ्योरम से, हाफ रो V2² माइनस V1²। विंग के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे, वहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। दिस इज डायनामिक लिफ्ट। तो एरिया गिवन है 2 एंड डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है 1.2। स्पीड जो है बेटा 70 और 65 गिवन है, तो 70²
-65 स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करें ये आएगा 1.2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट लगा सकते हो आप इजी कैलकुलेशन के लिए। 70 माइनस 65 5 हो जाएगा, 70 प्लस 65 आपका क्या हो जाएगा बेटा 135। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 135, आंसर सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 810 न्यूटन। बर्नौली का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन रीजन है। इसमें क्या है कि दो पैरेलल वायर्स जो है सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें इसमें, क्योंकि दोनों वायर्स इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें ज़ीरो है। तो अगर हम इस केस में मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, देयर विल ऑलवेज बी अट्रैक्शन व्हेन करंट इज इन द सेम डायरेक्शन। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकेंड में रीज़न में क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन में और दूसरे वायर के न्यूक्लियस तो प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। यस, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, उन दोनों में तो अट्रैक्शन है, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन आ रही है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रही है। ओवरऑल यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ज़ीरो है, तो ये सही है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक स्टील रोड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 2 मीटर है, और हमने 6 न्यूटन का फोर्स लगाकर इसको खींच रहे हैं लेंथ के अलोंग। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है, हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखना है वायर में। अब इसमें वायर में स्ट्रेन अगर देखना है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेस बाय y। तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इंटू y। फोर्स इज गिवन है 6 न्यूटन एंड एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -4। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन एज 2 इंटू 10 की पावर 11। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे 3 इंटू 10 की पावर -7 हमारे पास आ जाएगा। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, रोटेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी। इसमें क्या कह रहा है, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, हमने एंड से L/4 डिस्टेंस पर इसको हिंज किया हुआ है। तो अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसको रिलीज़ किया है, हमें इसकी स्पीड बतानी है, एंगुलर स्पीड, जब ये वर्टिकल हो चुकी है। अब इस केस में हम मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रही हूँ। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास जो है हिंज पॉइंट से L/4 डिस्टेंस पर होगा। तो वर्टिकली वो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस मूव किया, L/4 डिस्टेंस। तो जब भी आपको बॉडी के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है तो आप उसका सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी इन प्योर रोटेशनल मोशन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्टिकली इसका सेंटर ऑफ मास L/4 डिस्टेंस मूव कर रहा है बेटा। इनिशियली रिलीज किया था तो इनिशियल रोटेशनल स्पीड जो है वो 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है इनिशियली। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें रिजल्ट क्या चाहिए, ½I⍵²। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देखें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी mL²/12 और इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस L/4 है। तो इफ़ वी यूज़, मैं इसको O मान रही हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम यूज़ करें, I_O क्या आ जाएगा, ICOM प्लस M, उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4 का स्क्वायर। तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, mL²/12 प्लस mL²/16, एलसीएम लोगे
48, ये आ जाएगा बेटा 4 प्लस ये 3, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा 7 बाय 2, रिजल्ट क्या आ जाएगा 7 बाय 48 ml². तो if we use this moment of inertia here 7 by 48 ml² ओमेगा स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पर, ये 2 2 ज़ा 4 और 24 2 ज़ा 48, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ओमेगा का रूट ऑफ 24g/7l. तो आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड ऑप्शन. वेरी गुड क्वेश्चन. आपने वर्क रेडी थ्योरम का यहाँ प्योर रोटेशनल मोशन में यूज देखा और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालना है वो भी देखा. हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं केटीजी का क्वेश्चन है. n moles of polyatomic gas having degrees of freedom 6 is mixed with 1 mole of monatomic gas so that mixture behaves as a diatomic gas. तो वैल्यू ऑफ हमें n निकालनी है. अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर आप कैसे डिफाइन करते हो, n1 f1 प्लस n2 f2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. नंबर ऑफ मोल्स पॉलीटॉमिक के कितने गिवन है n, और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी गिवन है 6, एंड मोनोटॉमिक गैस के 1 मोल है. मोनोटॉमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो ये आ जाएगा n+1, जिसमें हमें टोटल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे रहे हैं वो डायटोमिक गैस की बात करें जिसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 5, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट क्या आएगा 5n + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6n + 3, तो ये इधर आ जाएगा. तो n की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पर कितनी आ जाएगी 2. चलिए नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल जो है जिसका स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बाय m रेशियो s गिवन है, मूव्स अनडिफ्लेक्टेड. अनडिफ्लेक्टेड मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस हैविंग mutually perpendicular uniform electric and magnetic field. When the field E is switched off, the particle will move in a circular path of radius. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से नेट फोर्स लॉरेंट्ज फोर्स क्या था 0, क्योंकि ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहा था. मैग्नीट्यूड वाइज वी कैन से E = VB, एंड जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्विच ऑफ की तो इसके पास एक स्पीड अटेन हो चुकी है. तो स्पीड अटेन होने की वजह से वो क्या कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा. अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस हम डिफाइन करते हैं mv/qb, जिसमें यहाँ पर स्पीड आप क्या डिफाइन करोगे E/b. तो अगर हम स्पीड का एक्सप्रेशन यहाँ यूज़ करें, ये क्या रिजल्ट आ जाएगा m/qb, और v का रिजल्ट हो गया E/b, जिसमें q/m क्या है स्पेसिफिक चार्ज जिसकी वैल्यू s गिवन है. तो q/m की जगह मैंने s लिखा, ये रिजल्ट आ जाएगा E/b². तो रिजल्ट क्या बन गया E/sb². फोर्थ ऑप्शन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हाँ जी, 27 में क्या बोल रहे हैं, एक शॉर्ट डायपोल है जिसकी डायपोल मोमेंट नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है. ये हमारा शॉर्ट डायपोल है, ऑरिजिन पे रखा गया इसको, और हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल ऑन द y एक्सिस. तो y एक्सिस पर अगर हमें इसकी फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड करना है, y एक्सिस क्या होगा बेटा, डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन. तो इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा इसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है बेटा 0. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इसमें क्या होगा बच्चे 0. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0. एंड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बेटा kp/r3,
और ये हमेशा डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती है बेटा, तो माइनस पी वेक्टर आप डाल सकते हो। तो अब इस केस में देखा जाए तो आर की जगह इन्होंने दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस डी, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा माइनस के पी, मतलब डायपोल मोमेंट नेगेटिव आई कैप के अलोंग है तो फील्ड कहाँ होगी पॉजिटिव आई कैप के अलोंग, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा ई विल बी इक्वल टू के पी आई कैप बाय डी क्यूब, तो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रिंज विजिबिलिटी पूछी जा रही है दो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए, अगर उसमें इंटेंसिटी रेशियो जो है 1:9 है। फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एफ वी आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय आई मैक्स बाय आई मिनिमम, जिसमें हम आई मैक्स क्या डिफाइन करेंगे, रूट आई वन माइनस रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर, एंड आई मिनिमम हम क्या डिफाइन करेंगे, रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर। अब यहाँ इसकी अगर इंटेंसिटी फर्स्ट सोर्स की आई है तो सेकंड की क्या होगी 9i, तो आई मैक्स क्या बन जाएगा रूट आई प्लस रूट 9i, रूट 9 की वैल्यू 3 बन जाएगी बेटा, तो ये 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, तो 4 रूट आई का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16i। सेम वे ये आ जाएगा रूट आई माइनस रूट 9i, तो ये आ जाएगा रूट आई माइनस 3 रूट आई, तो दैट इज 2 रूट आई माइनस 2 रूट आई का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4i। तो अब इसमें अगर हम रिजल्ट सब्स्टिट्यूट करें, रिजल्ट क्या बनेगा 16 माइनस 4 12i, नीचे क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 20i, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 6/10, आंसर विल बी 0.6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्क्वायर कॉपर प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस एंड हैविंग एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर स्क्वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन। अब इसमें थिकनेस इक्वल है, मतलब यहाँ पर थिकनेस होगी, तो थिकनेस इक्वल होने की वजह से अगर हम देखें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका एरिया जो है दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ये साइड 1 सेंटीमीटर है स्क्वायर होने की वजह से, इसकी साइड जो है 1 मीटर है। अब पहले रेजिस्टेंस अगर हम निकालें, एक क्यूबॉइड का ही रेजिस्टेंस अगर हम डिफाइन करें, ये क्यूबॉइड ही बन गया क्योंकि इसमें थिकनेस बराबर गिवन है हमें बच्चे, ठीक है। तो अब ये थिकनेस T है, ये साइड अगर हम L लें, ये साइड भी अगर हम L लें, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो रेजिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें रो लेंथ ली जाती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो वो लेंथ L हो गई, एरिया लिया जाता है करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर, तो वो एरिया हो गया बच्चे L इंटू टी, तो L से L कट गया। तो यहाँ रेजिस्टेंस जो है थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि साइड लेंथ पर, तो बेशक से एक छोटा है एक बड़ा है, बट दोनों की थिकनेस सेम होने की वजह से इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, तो रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम हो गया, मतलब अगर इसका R है तो इसका भी रेजिस्टेंस R ही रहेगा, छोटा बड़ा होने के बावजूद रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा। अब पोटेंशियल ड्रॉप देखने, क्योंकि सीरीज में है तो करंट तो सेम है, अब करंट भी सेम है रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इसलिए वोल्टेज दोनों के अक्रॉस क्या होगी सेम। एंड टोटल हीट डिसिपेटेड देखना है पर यूनिट टाइम, तो टोटल हीट डिसिपेटेड हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर, H/T पूछ रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पर क्योंकि करंट भी सेम है रेजिस्टेंस भी सेम है, तो हीट जो डिसिपेटेड है वो भी सेम है, तो आंसर इसलिए तीनों ऑप्शन बनने थे, तो तीनों ऑप्शन की जगह हम क्या बोल सकते हैं इसमें ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी देखते हैं 30th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा। इसमें क्या बोल रहा है, मशीन जो है
पावर डिलीवर कर रही है सच दैट पावर इज प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। तो पावर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में यहाँ पर k कंसीडर कर रही हूँ। अब इंस्टेंटेनियस पावर हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफ वी। क्योंकि हमें v x रिलेशन देखना है तो फोर्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एम ए की वैल्यू में लिख रही हूँ v डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, ये के वी से v कैंसिल, मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो एम वी डी वी विल बी इक्वल टू के डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो रेस्ट से शुरू हो रहा है तो 0 से v, 0 से x, v की इंटीग्रेट करने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, v स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा kx। तो x इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। हाँ जी, लेट्स सी 31 में क्या है। सोलेनोइड जो है बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है। इफ द करंट इज क्वाड्रपल्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ्ड, तो हमें नई मैग्नेटिक फील्ड देखनी है सोलेनोइड की क्या होगी। अब सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम क्या डिफाइन करते हैं, B इक्वल म्यू नॉट एन आई। तो करंट को 4 गुना कर दिया है 4i एंड नंबर ऑफ टर्न्स को हम कितना कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ्ड, n को कर रहे हैं n बाई 2। तो अगर हम रिजल्ट देखें ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई एन, दैट विल बिकम ट्वाइस ऑफ बी। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में क्या है, 32 नंबर में 110 वोल्ट एसी जो है हमने सीरीज एलसीआर सर्किट में लगाया हुआ है, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 11 ओम है, इम्पीडेंस 22 ओम्स है, पावर कंज्यूम देखनी है। अब सीरीज एलसीआर में एवरेज पावर डिसिपेटेड का रिजल्ट क्या होगा, या तो आप लिख सकते हो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, या आप सीधा सीधा आई आर एम एस स्क्वायर आर भी लगा सकते हैं। तो जो मर्जी रिजल्ट लगा लीजिए, मैं इसी से कर रही हूँ। आई आर एम एस आप इसमें क्या डिफाइन करोगे, वी आर एम एस बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। वी आर एम एस गिवन है 110 वोल्ट, इम्पिडेंस गिवन है बेटा 22, और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 11। तो देखो आसानी से हमारा बन गया ये 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 11, क्या रिजल्ट बनेगा 275 वॉट। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, मेटल कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर गिवन है और वर्टिकल प्लेन में ये अपने एंड के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड गिवन है, देन द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चे, रोड जो है ऐसे वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है अपने एंड के अबाउट। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड देने का पर्पस क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डॉट या क्रॉस फील्ड है। तो जब डॉट या क्रॉस यूनिफॉर्म फील्ड गिवन है और वह एंड के अबाउट घूमता है, तो उस केस में हम ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन इट्स टू एंड्स क्या डिफाइन करते हैं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो जस्ट आपको वैल्यूज़ ही डालनी है इसके फॉर्मूले में। मैग्नेटिक फील्ड जो हमें गिवन है इस केस में कितनी गिवन है बेटा, 0.2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ओमेगा इसमें कितनी गिवन है, 5 रेडियन पर सेकेंड, और लेंथ ऑफ रॉड इज गिवन एज 1। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, 5 इंटू 10 की पावर -5 या 50 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 माइक्रोवोल्ट। लेट्स सी, देखते हैं अब 34 क्वेश्चन में क्या है। ये कह रहे हैं कि इस मैग्नेट्स के अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा नेट मैग्नेटिक मोमेंट किस केस में होगी। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखना है तो वेक्टर एडिशन ही करना है। वेक्टर एडिशन कब मैक्सिमम होता है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। मिनिमम कब होता है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है। अब इसमें देखा जाए तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ डायरेक्टेड है साउथ से नॉर्थ,
इसकी मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ डायरेक्टेड है साउथ से नॉर्थ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगी √2m। और यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे साउथ से नॉर्थ, इसकी ऐसे, तो यहाँ मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगी, दैट विल बी 0। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में क्या होगी, 0। अब बचे ये दो केसेस, इसमें साउथ से नॉर्थ यहाँ पर है, इसमें साउथ से नॉर्थ यहाँ पर है, इसमें साउथ से नॉर्थ यहाँ पर है, इसमें साउथ से नॉर्थ यहाँ पर है। तो देखा जाए तो 30 डिग्री क्योंकि 60 डिग्री से छोटा एंगल है और 0 डिग्री के नज़दीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा और यहाँ पर सबसे कम। तो दिस विल बी द केस वेयर मैग्नेटिक मोमेंट जो है नेट वाली वो सबसे ज़्यादा आएगी। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। यहाँ पर पूछ रहा है EM वेव्स में रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन EM वेव क्या होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, तो ऑब्वियस है जो एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो टोटल एवरेज एनर्जी का हाफ हो जाएगी बेटा। ये तो सीधा डायरेक्ट मार्क करने वाला क्वेश्चन है। 36 में क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल वेसल्स A and B मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स आर फिल्ड विद सेम अमाउंट ऑफ आइस एंड केप्ट एट सेम टेम्परेचर। आइस मेल्ट एट द रेट ऑफ 100 ग्राम पर मिनट। मास बाय टाइम की वैल्यू A में भी गिवन है, मास बाय टाइम की वैल्यू B में भी गिवन है, हमें चाहिए रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र डिफाइन करेंगे दैट इज़ KA डेल्टा T बाय थिकनेस। थिकनेस को मैं ले रही हूँ x, क्योंकि आइडेंटिकल वेसल्स है तो एरिया भी सेम होगा, x भी सेम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम होगा, एंड यहाँ पर मटेरियल अलग होने की वजह से कंडक्टिविटी अलग अलग है दोनों की। आइस मेल्ट करने के लिए dQ/dt की वैल्यू आप क्या लिखोगे, mL/T। इसको मैं यहीं लिख देती हूँ mL/T। तो अब इसमें अगर देखा जाए m/T की वैल्यू फर्स्ट वेसल में 1000 ग्राम पर मिनट है, सेकेंड वेसल में 150 ग्राम पर मिनट है, मतलब m/L जो है वो वेरी कर रहा है थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, m/L इज प्रोपोर्शनल टू K। तो इन्हीं की रेशियो देखनी है, तो m1/L1 फर्स्ट वाले के लिए 100 हो गया, सेकेंड वाले के लिए 150 हो गया, तो ये रिजल्ट तो सीधा ही आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू KA/KB एंड दिस रेशियो इज गोइंग टू गिव यू थर्मल कंडक्टिविटी एज 2/3। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। हाँ जी, इसमें मैच देखना है हमें। अगर AC सोर्स के अक्रॉस हम डिफरेंट एलिमेंट लगा रहे हैं तो क्या होगा, आप सबको पता है ये सब, क्योंकि आप ऑलरेडी थ्योरी तो रिवाइज कर चुके हो। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हम क्या बोलते हैं बेटा, करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करता है, दिस इज फॉर कैपेसिटिव। एंड प्योरली इंडक्टिव में हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज जो है करंट से लीड करती है बाय 90 डिग्री। एंड LCR सर्किट रेजोनेंस पर वो प्योरली रेजिस्टिव की तरह काम करता है, और प्योर रेजिस्टर के लिए करंट एंड वोल्टेज जो है वो फेस में होते हैं। अब LCR सीरीज सर्किट है, तो उस केस में हमारे पास जो फेजर डायग्राम होगा वो कैसा होगा, VL माइनस VC, डिपेंडिंग ऑन अगर इंडक्टर का अफेक्ट ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं, ये VR, यहाँ पर करंट होगा, तो नेट वोल्टेज यहाँ पर इसके इंडक्टिव सर्किट के हिसाब से लीड करेगी, लेकिन अगर कैपेसिटर का डोमिनेंस ज़्यादा हुआ तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, ये आ जाएगा VC माइनस VL, यहाँ करंट और यहाँ रजिस्टर की वोल्टेज, तब करंट जो है उसमें लीड करेगा नेट वोल्टेज से। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने सारी डिस्कशन कर लिया। कैपेसिटर के लिए हम क्या बोल रहे हैं बेटा, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो प्योरली कैपेसिटिव के लिए तो 1 ही बन गया, A का 1 हो गया। प्योरली इंडक्टिव के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा, वोल्टेज लीड कर रही है 90 डिग्री से।
LCR सर्किट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, करंट एंड वोल्टेज विल बी इन फेस विद ईच अदर। LCR सीरीज सर्किट अब इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है। डोमिनेंस अगर हम डिफाइन करें किसका है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, करंट लीड्स अ वोल्टेज बाय फेस फाई लेस देन 90 डिग्री। तो ये वाला केस हमारे पास बन जाएगा जिसमें कैपेसिटर की वोल्टेज इंडक्टर की वोल्टेज से रिलेटिवली ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। हाँ जी, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। 38 में क्या कह रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें इलेक्ट्रॉन की निकालनी है जब वो एक्सेलरेट करे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट से। अब यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हम क्या डिफाइन करते हैं, h/p, जिसमें मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2m/ke। और अगर ये रेस्ट से पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लिख सकते हैं बेटा q∆v। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से अगर हम इसको यूज़ करें तो क्या आएगा बेटा, 12.27 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितनी गिवन है, √150 एंगस्ट्रॉम। तो यू कैन सॉल्व दिस। नेक्स्ट सी नेक्स्ट वन। हाँ जी, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एज शोन इन द फिगर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ थिन प्लेनो कन्वेक्स कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है आपको -40 एंड अ थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ गिवन है +40 इज यूज टू इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। वैसे ये माइनस अगर ना भी दी जाती क्योंकि ये कनकेव लेंस का आधा है, तो कनकेव लेंस की क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो इसकी भी नेगेटिव होगी बच्चे, ठीक है। सेम वे ये कन्वेक्स लेंस का हाफ पार्ट है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी थी। बोथ द lenses are placed at distance of 40 centimeter from each other. Due to this combination, इमेज जो बन रही है वो कनकेव लेंस से कितने डिस्टेंस पर बन रही है वो हमें देखना है बच्चे। नाउ लेट्स सी। अब क्योंकि प्लेनो कनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है तो ये पैरेलल रेज को ऐसे डाइवर्ज कर देगा, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। कहाँ पर बनेगी बेटा, वो फोकल लेंथ पर बन जाएगी। तो ये पीछे बन रही है इसके फोकल लेंथ पर, इसके ऑप्टिकल सेंटर से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम डिफाइन करेंगे। तो ये है 40 सेंटीमीटर। अब इस लेंस के लिए देखा जाए तो इंसिडेंट रे तो ऐसे ही आ रही है बेटा, इंसिडेंट रे तो ऐसे ही आ रही है। तो ये वाला डिस्टेंस जो बाय साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या बनेगी, ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो ये 80। मतलब प्लेनो कनकेव लेंस का जो इमेज बनना वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, -80। फोकल लेंथ इसकी गिवन है 40। तो अगर लेंस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 1/v -1/u इक्वल 1/f। u की वैल्यू है -80 और फोकल लेंथ कितना है 40। तो अगर हम रिजल्ट निकालेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 1/80 माइनस में +1/40। तो यहाँ से रिजल्ट एलसीएम लेंगे तो 80 ये आ जाएगा -1 + 2, तो v आएगी 80। मतलब इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड, प्लस मतलब राइट साइड पर इमेज बनेगी 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ये हमारे पास होगी इसकी प्लेनो कन्वेक्स लेंस की इमेज। बट क्योंकि डिस्टेंस पूछा गया प्लेनो कनकेव लेंस से तो वहाँ से कितना डिस्टेंस बन जाएगा, 40 + 80 इट विल बी 120 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी 120 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, 40th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज लैम्डा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमें ब्रैकेट सीरीज की बतानी है। तो बाल्मर सीरीज़ में हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, बाल्मर सीरीज़ में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर डिफाइन करना है तो इन्फिनिटी से ट्रांजिशन हमें किस पर डिफाइन करना है, n = 2 पर।
तो बाल्मर सीरीज के लिए डिफाइन कर देते हैं बच्चे, 1/λ फॉर बाल्मर, ये शॉर्टेस्ट वाली आ गई, लैम्डा गिवन है, आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन के लिए Z1 ही हो जाएगा बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा आर लिख रही हूँ मैं, ये आ जाएगा 1/λ इक्वल आर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो दिस रिजल्ट इज R/4। तो बाल्मर के लिए हम बोलते हैं बेटा हायर लेवल से n=2 पर ट्रांजिशन, देन पार्शियल सीरीज होती है बेटा n=3 पर ट्रांजिशन हायर लेवल से, देन वी हैव ब्रैकेट सीरीज जिसमें n=4 पर ट्रांजिशन डिफाइन करते हैं। तो ब्रैकेट सीरीज में अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखनी है तो वो इन्फिनिटी से फोर्थ लेवल पर फोर्थ ऑर्बिट पर ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे। अब इसमें ब्रैकेट के लिए क्या आ जाएगी, उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखनी है तो दैट इज R 1/4 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो दिस रिजल्ट विल बी R/16। तो यहाँ से आप रेशन निकालोगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4λ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 में क्या कह रहा है, सीरीज एलसीआर सर्किट में L गिवन है, C गिवन है, R गिवन है और ये AC सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के अक्रॉस लगाया हुआ है, हमें पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, cos phi, दैट इज गिवन एज R/Z, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें पहले XL निकालते हैं, XL होगी L ओमेगा, L की वैल्यू है 100/π मिली हेनरी और ओमेगा क्या हो जाएगा 2π × 50, तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 100 × 100 10⁻⁴ × 10⁻⁻3, तो 10 ओम। सेम वे अगर हम XC निकालें, XC की वैल्यू क्या आएगी 1/c ओमेगा, 1/c क्या हो जाएगा बच्चे 10⁻⁻3/π 2π × f, हमारे पास कितना है 50, तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये 100 हुआ 10⁻⁻3 × 100 कितना आ गया अगेन 10 ओम। तो क्योंकि XC और XL बराबर है तो ये रेजोनेंस की कंडीशन आ गई, तो रेजोनेंस की कंडीशन में Z क्या होता है बेटा R के बराबर, तो R/R, तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा 1। अब इसमें देखते हैं 42 क्वेश्चन में क्या है, यूरेनियम 238 जो है वो इनिशियली रेस्ट पर है एंड इट इज़ अंडरगोइंग अल्फा डिके, तो स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो v गिवन है, हमें डॉटर न्यूक्लियाई की रिकॉइल स्पीड निकालनी है। अब सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शन में मोमेंटम तो कंजर्व होती है। अगर इसका हम देखें यूरेनियम 238 का अल्फा डिके मतलब अल्फा पार्टिकल एमिशन अगर हम डिफाइन करें तो x हम डॉटर न्यूक्लियाई को मान रहे हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, अगर 2 से कम करेंगे एटॉमिक नंबर तो कितना रिजल्ट बनेगा बच्चे 90, और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, मास नंबर विल बी 234। तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल दोनों का मिलाकर वेक्टर सम क्या है 0। इससे हमें ये पता चलेगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इफ़ वी कंपेयर जस्ट मैग्नीट्यूड तो Px विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा 4mn, अगर mn मास ऑफ 1 न्यूक्लियन है, एंड इसकी स्पीड गिवन है v। जो x डॉटर न्यूक्लियाई है उसका मास क्या डिफाइन करोगे 234 mn, तो उसकी रिकॉइल स्पीड क्या हो जाएगी v डैश, तो v डैश का रिजल्ट क्या आएगा 4v डिवाइडेड बाई 234 और 2v डिवाइडेड बाई 117। आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। हाँ जी, नाउ लेट्स सी 43 में क्या कह रहा है, ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इल्यूमिनेट्स अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ इतना, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डायफ्रैक्शन मिनिमा हमें निकालना है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो जब हम सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं बच्चे,
वी नो दैट हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस डिफाइन किया जाता है किसी भी इंस्टेंट पर, दैट वी कंसीडर्ड एज ए साइन थीटा, किसी भी पोजीशन पर। तो ये पार्ट डिफरेंस हमारे पास ए साइन थीटा है, दैट इज डिफाइंड एज एन लैम्डा फॉर एन मिनिमास। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, हम इन्फिनिटी में नहीं कंसीडर कर रहे, तो लेस देन 1 मान के चलेंगे। तो साइन थीटा हैज़ टू बी लेस देन 1, और साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, एन लैम्डा बाय ए, दैट शुड बी लेस देन 1। तो अगर यहाँ पर आप एन नंबर ऑफ मिनिमा निकालें जो कि स्क्रीन पर अपीयर होंगे, वो कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी ए बाय लैम्डा। अब ए की वैल्यू गिवन है बच्चे, स्लिट की विड्थ 6 इंटू 10 की पावर -5 एंड वेवलेंथ गिवन है 6 इंटू 10 की पावर -7। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो n की वैल्यू आएगी लेस देन 100। तो वैसे तो अगर आप इन्फिनिटी पे कंसीडर करते तो 100 हो जाता, तो क्योंकि इन्फिनिटी को हम नहीं इंक्लूड कर रहे तो लेस देन 100 मतलब 99। तो स्क्रीन के सेंटर से ऊपर 99 मिनिमास, स्क्रीन के सेंटर के नीचे भी इसी तरीके से 99 मिनिमास, तो टोटल कितने मिनिमास बनेंगे, 198 मिनिमा। इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। हाँ जी बच्चे, इसमें पार्टिकल जो है SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का वैल्यू a एंड v गिवन है, बट ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं वो a² एंड v² में कर रहे हैं। अब SHM के लिए आप सब जानते हैं कि एक्सेलेरेशन होती है -ω² एंड v होता है बेटा ω√एम्पलीट्यूड² -x²। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, क्योंकि स्क्वायर के बीच में प्लॉट है, तो v² इक्वल ω² a² -x²। तो यहाँ से अगर इनको भी स्क्वायर कर दिया जाए तो ये रिजल्ट बनेगा, जिसमें x² की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x² की वैल्यू आएगी a² बाय ω²। मैं इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो v² इक्वल ω² a² -ω² x² की वैल्यू मैं क्या डाल रही है, ω² x² की वैल्यू आप सीधा a² डाल सकते हैं। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से ω² x² की वैल्यू सीधा हमारे पास क्या आएगी, a²। अब क्योंकि v² आपने प्लॉट किया x एक्सिस पर, a² आपने प्लॉट किया y एक्सिस पर, तो देखा जाए तो ये बना x इक्वल कुछ ये इंटरसेप्ट -y, जिसमें स्लोप भी है हमारे पास, स्लोप तो 1 ही बन गया। तो इस केस में हमारे पास ये इक्वेशन बन गई विच इज़ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सिंगल हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला रिजल्ट। और वैसे भी आप देख सकते हो जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो उस केस में वो मीन पोजीशन पर होता है, और मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है, तो ये वाला ग्राफ तो वैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। इट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हीलियम सिंगल पॉजिटिव आयन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमें निकालनी है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, जहाँ पर भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है बेटा। तो बोहर मॉडल में भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है, तो वहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो अब इस केस में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, टोटल एनर्जी इज -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 13.6, क्योंकि हीलियम है तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2, तो 2²। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n क्या होगा, 2, तो 2 का स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होपफुली आपने सारी डिस्कशन अच्छे से लगाई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, अपनी जो मिस्टेक्स की थी उसको भी रेक्टिफाई किया होगा। थैंक यू बच्चे, और अच्छे से ध्यान से अपना नीट का पेपर अटेम्प्ट करना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।